तो सर अभी हम लोग बात कर रहे थे राजस्व घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, यानी पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, ये अभी बातें चल रही थी। तो इसमें आप मुझे बताइए कि राजस्व प्राप्तियां क्या है, राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, ये डिफरेंस बताते हुए इसका व्यय भी बताते चलिए। देखिए, राजस्व प्राप्तियां दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक कर राजस्व प्राप्तियां, एक गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो कर राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है कि शब्द से ही पता चल रहा है कि जिस प्राप्ति में कर के द्वारा पैसे आए, ठीक है। जैसे कि जीएसटी हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई। तो इन तमाम तरह की जो कर प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर दोनों को हम राजस्व कर में ही हाँ, कर रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल सही बोला आपने कि जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर तो अब ज़्यादा रह नहीं गया, जीएसटी में सब समाहित हो गए हैं, एक्साइज और उससे छोड़ के। तो जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, उससे जो कलेक्शन होता है वो कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं। अब गैर कर राजस्व प्राप्तियां क्या है? तो जैसे कि गैर कर लगा हुआ, मतलब कि कर के इतर, कर के अलावा जो प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, वो गैर कर राजस्व है। अब उसमें क्या क्या प्राप्तियां हो जाएगी? आपका जो सरकार का जहां से भी उसके अलावा पैसे आ रहे हैं, जैसे कि सरकार ने किसी को देश को इंटरेस्ट ब्याज, मतलब सॉरी, उधार दिया, ठीक है, उधार दिया, कर्ज दिया, उसके एवज में जो ब्याज आता है, ठीक है, वो गैर कर राजस्व में हो जाएगा। सरकार की इतनी सारी कंपनियां चल रही है, जैसे पीएसयू, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, तो इसे पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें मेजोरिटी शेयर सरकार के पास है। तो इससे जो लाभांश प्राप्त होते हैं, जो डिविडेंड सरकार को मिलता है, ठीक है, उसे भी गैर कर राजस्व में जोड़ लिया जाता है। एक और चीज जो है, जो सर अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि आरबीआई ने इतने हजार करोड़ सरकार को दिए, ठीक है। तो ये वाला जो पैसा आ रहा है, ये कर के अलावा है, कर तो है नहीं किसी प्रकार का। तो ये जो कर के अलावा जो पैसे आ रहे हैं सरकार के पास, वो गैर कर राजस्व है, ठीक है। साधारण शब्दों में समझना है, जो कर के इतर है। मतलब ये समझ लीजिए कि राजस्व प्राप्तियों को राजस्व कर और गैर राजस्व कर में हम इसको विभाजित करके देख रहे हैं। सर पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय क्या होता है? अब जैसे कि पूंजीगत प्राप्तियां, सेम वही सब जा रहा है कि वैसी प्राप्तियां जिसमें कभी सरकार ने पूंजी लगाई थी, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि वैसी प्राप्तियां जिसमें कभी सरकार ने पूंजी लगाई, ठीक है। तो पूंजी सरकार ने किस में लगाई? पूंजी सरकार ने लगाया पीएसयूज में, ठीक है। पूंजी सरकार ने लगाया रेलवे में, पूंजी सरकार ने लगाया कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ठीक है, उसके एवज में सरकार को कुछ आमदनी आ रही है। और फिर ये हो गया कि हम किस पे थे? वही पूंजीगत प्राप्तियां में थे, ठीक है। तो जिसमें सरकार ने कभी पूंजी लगाई और उससे जो प्राप्तियां हो रही है, ठीक है, वो पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार एसेट निर्माण में, जब कोई एसेट निर्माण करती है तो एक तरह से पूंजीगत व्यय के माध्यम से एसेट निर्माण होता है और उससे जो इनकम होता है वो पूंजीगत प्राप्तियां समहाउ कह सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं। अब उसी में एक टर्म्स आपने जोड़ दिया कि पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म में उसे कैपेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय किया जा रहा है। अब पूंजीगत व्यय जैसे सरकार के हर बजट में होता है कि पूंजीगत व्यय यहाँ किया जाएगा। पूंजीगत व्यय दैट मीन्स कि पूंजी क्या हो रही है? इन्वेस्ट हो रही है, गेटिंग। तो पूंजी इन्वेस्ट कहाँ हो रही है? सरकार सपोज करो कि कहीं एम्स बना रही है, ठीक है, तो उसमें क्या लग रहा है? पूंजी लग रहा है, जो आने वाले 50 साल 100 साल तक वो चीजें सेवाएं देगी, ठीक है। सरकार कहीं पे हाईवेज बना रही है, ठीक है, पीपीपी को छोड़ करके और बीओडी को छोड़ करके सरकार कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, तो वो क्या हो रहा है? उसमें पूंजी निर्माण पूंजी लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा सरकार मान लेते हैं कि कोई नई पीएसयूज बना रही है, जैसे कि पिछले बजट में क्या हुआ कि रेल यूनिवर्सिटी बना, ठीक है, ठीक है, रेलवे यूनिवर्सिटी बना, तो उसमें क्या हुआ कि पूंजी इन्वेस्ट हुई, ठीक है। तो वो क्या हो गया? पूंजीगत व्यय हो गया। वैसा व्यय जो कि एक तरीके से किसी चीज का निर्माण कर रहा हो या मतलब कि आने वाले समय में उस चीज का जनता को लाभ मिले या आम लोगों को लाभ मिले, ठीक है, या सरकार को लाभ मिले, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? पूंजीगत व्यय हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा हमने थोड़ा देर पहले बात किया था कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और ये पूछ दिया जाता है कि सरकार 2025-26 तक इतना करेगा अपना राजकोषीय घाटा। आप जैसा कि हम कोविड के समय में देखे थे कि हमारा
राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा था। सरकार का एक लक्ष्य होता है कि हम यहाँ तक पहुँचना है, राजकोषीय घाटा घटाकर एक सर्टेन पॉइंट तक लाना है। ये क्या होता है सर? अब देखिए, राजकोषीय घाटा जिसे इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सरकार, जैसे सपोज करो कि अभी फिर से 5 लोगों की स्टोरी पे चलते हैं जो 5 फ्रेंड थे, ठीक है। उन्होंने एक प्लानिंग किया। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है कि हमें पैसे चाहिए होता है, मनी चाहिए, ठीक है। तो सभी ने बोला कि चलो एक छोटा सा ये बना लेते हैं, ठीक है। एक तरीके से छोटा सा बैंक बना लेते हैं। सपोज करो उसके मैंने बैंक का नाम दे दिया, ठीक है। एक कोष बना लेते हैं, बैंक से ज़्यादा अच्छा कोष रहेगा, ठीक है। एक कोष बना लेते हैं। तो उस कोष में क्या हुआ कि सब कंट्रीब्यूट करें कि 5-5 हज़ार का कंट्रीब्यूशन रखते हैं, ठीक है। तो उस कोष में कितने पैसे आ गए? 25,000 रुपये आ गए, ठीक है। 25,000 रुपये आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये जो हमारा कोष हो गया, इसी को सरकार के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं राजकोष। राज का एक कोष हो गया, ठीक है, जिससे राज व्यवस्था चलाई जाएगी, जिससे खर्चे चलाए जाएंगे, ठीक है। मतलब तो ये कह सकते हैं कि सरकार के पास इतना ही धन आया है, हाँ, इसी को खर्चा करके, हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग किस पे गए? हम लोग कोष पे गए, जिसे हम लोग राजकोष बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 लोगों वाली स्टोरी है, 5 फ्रेंड्स की स्टोरी है। तो कोष में कितने पैसे आए? 25,000 आए, ठीक है। अब सरकार ने सारा कैलकुलेशन किया, उस 5 फ्रेंड ने कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन बैठ रहा है 30,000 का, ठीक है। तो 25,000 आए, 30,000 का कैलकुलेशन बन रहा है। तो बोला गया कि एक किसी फ्रेंड से हम लोग उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो उस फ्रेंड ने बोला कि नहीं, हम उधार ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, हम उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो 1%, 1.5%, 2% जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो बोला गया कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट पे हम लोग बाद में जाएंगे, इंटरेस्ट का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि वो आगे कोरिलेट होगा। तो 25,000 हमारे पास था, 5,000 घट रहे थे। पूरी प्लानिंग हमने कर ली, पूरा बजट बना लिया, तो उसमें 5,000 हमारे पास घट रहा था। तो 5,000 हमने उधार ले लिया, तो हमारे पास 30,000 पूरे हो गए, ठीक है। तो जितने मतलब कि व्यय था उतना आय हो गया हमारे पास। व्यय हमारा 30,000 का है, हमारे पास आय 30,000 हो गई। तो अब ये जो 5,000 है वो 25,000 का कितना परसेंट है? 20% है, ठीक है। तो सभी 5 दोस्तों ने बोला कि यार हम तो डेफिसिट में चले गए। तो बोला गया कितने डेफिसिट में गए? तो बोला 20% के डेफिसिट में गए। गेटिंग? तो ये जो है मतलब कि वो 5 लोग जो फ्रेंड हैं, ठीक है, उनकी जो पूरी प्लानिंग हुई, ठीक है, जो ट्रिप था, ट्रिप की प्लानिंग हुई, तो ट्रिप का डेफिसिट 20% आया। उसी तरीके से सेम क्या है कि सरकार का खर्चा मान लेते हैं कि 50, अभी इस बार का बजट ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो सरकार का बजट 50 लाख करोड़ का है, जितने वो खर्चे कर रही है सामाजिक योजनाएं से ले करके, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेके तमाम तरह की जो योजनाओं पे सरकार खर्च कर रही है, वो 50 लाख करोड़ का सपोज करते हैं। सरकार की आय मान लेते हैं कितनी है? 40 लाख करोड़, ठीक है। 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, तो 10 लाख करोड़ कितना? 20% हो गया, ठीक है। तो वो सरकार कहीं से तो पूरी करेगी। तो ये सरकार कहाँ से पूरा करती है कि कहीं से ये कर्ज लेती है। हाँ, ये 25% हुआ, ठीक है। तो नहीं, 50 लाख का हम लोग निकालेंगे तो 20% होगा। 10 लाख करोड़, 20% डेफिसिट हुआ। तो ये डेफिसिट को पूरा करना है तो सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है, IMF से कर्ज लेती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेती है। अब नया ब्रिक्स बैंक बन गया, शायद ब्रिक्स बैंक से भी कुछ कर्जे मिल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजकोष में जितना पैसा आया, ठीक है, व्यय उससे ज़्यादा है, तो घाटा हुआ, ठीक है। तो इसे इकोनॉमी के टर्म में फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। राजकोषीय घाटा किसका हुआ? राजकोष का हुआ, ठीक है। इसलिए इसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। जितना राजकोष में था उससे ज्यादा पैसे खर्च हो गए। हाँ। दूसरे शब्दों में कहें तो यूँ कहें कि 5 दोस्त मिलकर 20-20 रुपया जमा किया तो 100 रुपये हो गए, लेकिन वो खर्च हुआ 105 रुपया। तो जो 5 रुपया एक्स्ट्रा जो खर्च जा रहा है तो वो किससे करेगा? वो कहाँ से कलेक्ट करेगा? कहीं कर्ज लेगा, कर्ज लेने के बाद जितने पैसे कर्ज ले रहे हैं वही वो राजकोषीय घाटा होगा। जैसे 105 रुपये खर्च हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 5% यहाँ पर क्या हो रहा है? राजकोषीय घाटा है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। यही शब्दों में हम कह सकते हैं। तो सर एक चीज़ और थोड़ा समझाइएगा मुझे कि ये वित्तीय घाटा और प्राथमिक घाटा क्या होता है? ये दोनों में अंतर क्या है सर? देखिए, प्राथमिक घाटा बेसिकली कुछ नहीं है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो जब मैंने इंटरेस्ट का जिक्र किया था एक जगह, आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है,
कि दोस्त ने बोला कि 5,000 रुपया उधार दे रहे हैं, उसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो प्राथमिक घाटा में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट जो हम सरकार क्या होता है कि जो इतने साल से फिजिकल डेफिसिट हो रही है, ठीक है, तो सरकार कहीं ना कहीं से उधार ले रही है पैसे, बिल्कुल ले रही है। तो उसके एवज में क्या करती है, ब्याज पे करती है, इंटरेस्ट ठीक है। पे, हाँ। तो प्राथमिक घाटा में क्या होता है कि जो हमारा घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, उसमें से अगर इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, ब्याज को माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल के आता है। और एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार बजट पेश करती है और जो डेफिसिट होता है, उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है, ठीक है। इसलिए जब हम प्राथमिक घाटा निकालते हैं तो जो राजकोषीय घाटा है उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, तो वो प्राथमिक घाटा हो जाता है जी। और वित्तीय घाटा? वित्तीय घाटा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि फिनेंशियल डेफिसिट, ठीक है। तो जो वित्त का घाटा है, ठीक है, कि फिनांस का जो घाटा है उसे हम लोग वित्तीय घाटा बोलते जी हैं। जी। सर एक शब्द आता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो हमने अभी बजट के जो आप सीक्वेंस हाँ, बता रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें था। तो ये क्या अनुदान जैसी कुछ बातें हैं क्या इसमें? नहीं, इसमें अनुदान जैसे ही है कि अगर हमें, जैसे कि मैंने उस समय बताया भी था कि सरकार मतलब कि एक कार्यकाल जो होता है वो 1 अप्रैल से होता जी, है। जी। अगर किसी कारणवश से 1 अप्रैल तक बजट नहीं पेश हो पाया, अमूमन देरी हो जाती है, बहुत सारे चर्चे करने होते हैं, फिर वोट होता है, ठीक है। तो कुछ योजनाएं ऐसी होती है या कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिसे काम करने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। तो वो पैसे इसके थ्रू, डिमांड्स ऑन ग्रांट्स के ओके, थ्रू ओके, ओके। सरकार को मिल जाते हैं, चाहे कोई भी सरकार उसमें सत्ता में रहे। सर एक चीज और, हम अक्सर सुनते हैं कि भारत का जीडीपी इतना हो गया, लेकिन जब बजट की बात करते हैं तो बजट डिफरेंट मुझे दिखता है। डिफरेंट दिखता है कैसे? डिफरेंट इन द सेंस कि हम बोलते हैं कि जीडीपी हमारा इतना % है, लेकिन बजट हमारा अलग है। एक कहते हैं ना कि बजट का इतना % और एक जीडीपी का इतना %। तो ये संबंध क्या है सर ये दोनों में, कि बजट एक तरफ हम बोलते हैं, एक तरफ जीडीपी बोलते हैं? देखिए, अभी के टर्म्स में किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना होता है तो हम उसे जीडीपी से कंपेयर करते हैं, जी। ठीक है। जीडीपी से कंपेयर करते हैं तो जीडीपी से कंपेयर करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें एक फिगर मिल जाता है, ठीक है, कि हमारी जीडीपी इतनी है, इतने जीडीपी का इतना % हम बजट पेश कर रहे हैं। जैसे कि अगर रफली अगर मैं बोलूँ तो इंडिया की जीडीपी जो है वो अभी $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है, $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, और हम बजट पेश कर रहे हैं 50 लाख करोड़ का, जी। ठीक है। जी। तो वो हमारे जीडीपी का कितना % आता है, ठीक है, जितना अभी जो भी % आया, 4%, 5% या 8%, ठीक है। तो हम उसे जीडीपी के टर्म्स में डिनोट करते हैं कि इस बार का जो बजट पेश किया गया वो जीडीपी का इतना % है। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जीडीपी और बजट के बीच में कोरिलेशन है, ठीक है। कोरिलेशन कैसे है कि जीडीपी जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इससे कितने रोजगार सृजन होंगे, ठीक है। इससे इस कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो इससे जीडीपी को कितना बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि जीडीपी 6% है, मान लेते हैं, ठीक है। तो जीडीपी 6% है, सरकार चाहती है कि नहीं, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, दैट मीन्स कि 2025-26 का जो फिनेंशियल ईयर है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 8% होनी चाहिए, ठीक है। तो 8% होने चाहिए। तो इसे हम लोग अभी इकोनॉमी वाली क्लास में पढ़ भी रहे हैं कि अगर सरकार को अपनी ग्रोथ रेट बढ़ानी होगी, ठीक है, तो रोजगार सृजन करना होगा। रोजगार सृजन करना होगा तो सरकार को ऐसे खर्च करने पड़ेंगे या ऐसे बजट का निर्माण करना पड़ेगा जिससे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हो, ठीक है। तो सरकार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, ठीक है, तो क्या होगा कि पुल बनेंगे, ब्रिजेज बनेंगे, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो उसमें क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेंगे। पहला चीज़ ये होता है। दूसरा ये होगा कि सरकार अगर कारपोरेट के लिए कुछ स्कीम लेके आएंगे, ठीक है, एफडीआई के लिए कुछ स्कीम लेके आएंगे, तो एफडीआई नॉर्म्स को इजी किया जाएगा। तो एफडीआई आएंगे इंडिया में, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने आएंगे, उसमें अपना उद्योग धंधे लगाएंगे, ठीक है। तो उद्योग धंधे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो जीडीपी बूस्ट होगी, ठीक है। तो ये एक पैमाना है नापने का, एक तरीके का समझ लीजिए। तो सर यह बता रहे हैं कि जीडीपी में क्या होता है, जब भी इस तरह के बजट में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जाते हैं जिससे क्या होता है कि एफडीआई अगर ज़्यादा आता है, सपोज कोई भी देश से एफडीआई आता है और भारत में कोई ऐसी कंपनी लगती है या उद्योग लगता है, तो उसमें क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। पूरा इकोनॉमी जो होता है
डिमांड और सप्लाई पर चलता है। तो डिमांड कब होगा? जब आपके पास पैसे होंगे, जब उद्योग लगेंगे तो रोजगार होगा, रोजगार होंगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो उससे क्या होता है? क्रिएट डिमांड। और डिमांड क्या हो? जब वस्तुओं का डिमांड करोगे तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, तो जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। इस तरह से ज़्यादा रोजगार उत्पादन हो, ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन होगा तो टैक्स सरकार के पास ज़्यादा जाएगा। इस तरह से इकोनॉमी बूस्ट करता है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर, जब जब स्टेट पीछे कई एग्जाम में इस तरह के सवाल आ चुके हैं कि सबसे लंबा भाषण कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, सबसे कम समय अवधि का बजट में भाषण कब दिया गया है? तो देखिए, सबसे लंबा भाषण है जो अभी हाल ही में 2020 में निर्मला सीतारमन जो हमारी फिनांस मिनिस्टर अभी भी हैं उनके द्वारा दिया गया था, और ये बजट भाषण शायद 2 घंटे 42 मिनट का था। जी जी। ठीक है, तो भाई आपके क्वेश्चन का आंसर। और सर सबसे कम अवधि का बजट? हाँ, सबसे कम अवधि के बजट की बात की जाए तो शायद 1977 में हीरा भाई पटेल के द्वारा दिया गया था ये। अच्छा सर। सर एक और शब्द सुनने को मिलता है, ब्लैक बजट। हमने पढ़ लिया बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, एक नया शब्द है ब्लैक बजट। हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इस शब्द के बारे में नहीं जानते होंगे। समझने का प्रयास करिए क्योंकि इस तरह के शब्दावली से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, ब्लैक बजट बेसिकली क्या है ना कि कई बार बजट को एक नाम दे दिया जाता है, जैसा कि सर ने अभी जिक्र किया कि ब्लैक बजट, उसी तरीके से एक बजट है, शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसे गाजर और छड़ी का बजट बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ब्लैक बजट जो आपका क्वेश्चन था उसे 1973-74 में पेश किया, मतलब कि नाम दिया गया था, और इसमें चूंकि 550 करोड़ के समथिंग अराउंड घाटा हुआ था, तो 1973-74 में 550 करोड़ का घाटा बहुत होता था। ठीक है, तो इसे ब्लैक बजट दे दिया गया था, एक काला बजट के तौर पे, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये बहुत घाटे वाला बजट है, इसलिए इसे ब्लैक बजट के नाम दे दिया गया। और जैसे गाजर और छड़ी वाली बात की जाती है, तो ये जो है वो 87-88 में बीपी सिंह के द्वारा पेश किया गया था जब वो फिनांस मिनिस्टर थे। तो अभी से गाजर और छड़ी के बजट क्यों कहते हैं? तो आप सब, जैसा कि मैं पढ़ाते समय भी एक बात बोलता हूँ कि शब्द पे ध्यान दीजिए। तो गाजर जो मीठा होता है, छड़ी से एक शब्द शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि एक तरीके से आपको पनिशमेंट दी जा रही है। तो गाजर और छड़ी का बजट इसलिए बोला गया था क्योंकि उसमें क्या था कि बहुत सारे नॉर्म्स ईजी किए गए थे ताकि अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगे। ठीक है, एफडीआई इंडिया में आए, कॉर्पोरेट घराने को सहूलियत हो, जिससे कि रोजगार सृजित हो और सरकार को भी टैक्स मिले। ठीक है, गाजर की भूमिका में होगी, ये गाजर की भूमिका में हुआ कि नॉर्म्स को इजी किया जा रहा है। ठीक है, और छड़ी के बजट, छड़ी के संदर्भ में ये है कि मतलब कि कोई कर चोरी कर रहा है, ठीक है, या कोई इस तरीके की, कोई कॉर्पोरेट घराना इस तरीके के कार्यों में संलिप्त है जिससे वो चाह रहा है कि पैसे बचाए जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, क्या मतलब एक तरीके से पनिशमेंट का प्रावधान किया गया था, इसलिए उसे स्ट्रिक्ट छड़ी का नाम दिया गया कि हाँ, इससे पिटाई होगी अगर बदमाशी करोगे तो, अगर चोरी करोगे तो। ठीक है, और एक बात और सर कि 1991 के पहले हम बोलते थे कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी है, लेकिन 1991 के बाद जो एलपीजी जब आया उसके बाद बजट का क्या कोई इसका संदर्भ में ज़्यादा बदलाव आया या हम क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ ही रहे? हाँ, बिल्कुल बदलाव आया है इसमें। अब जैसे कि बदलाव किस तरीके से आया है कि 1991 के पहले ये था कि एफडीआई नॉर्म्स बहुत टफ थे। अगर कोई विदेशी कंपनियां चाहे इंडिया में कोई उद्योग धंधे लगाना, कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना, तो इतने ज़्यादा प्रोविज़न थे और इतने ज़्यादा मतलब कि स्टेप था। ठीक है, कि कोई भी कंपनियां आने से पहले सोचती थी, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे, तो कोई कंपनी आने से पहले सोचती थी कि इंडिया में क्यों ही जाए। एक तो इतनी ज़्यादा वहाँ के लोगों की इनकम नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट खरीद सकें, और दूसरी चीज़ जाएँ तो वहाँ इतने ज़्यादा यूनियन बाजी है, ऊपर से इतने ज़्यादा सरकार के कड़े कानून है कि कोई भी फैक्ट्री, हाँ, कोटा लाइसेंस राज है, लाल फीता शाही है जिसे भी बोलते हैं। तो इतने सारे चीज़ें हैं कि किसी भी फैक्ट्री को, मतलब किसी भी कॉर्पोरेट को फैक्ट्री लगाने में सालों लग जाते थे। तो ये एक तरीके से क्लोज था। सरकार भी इसलिए इतने कड़े कानून बना के रखी थी ताकि इंडिया के, मतलब कि इंडिया की जो खुद की कंपनियां हैं, मतलब कि स्वदेशी कह लें एक तरीके से, तो वो फल फूल सके। लेकिन चूंकि फल फूल नहीं पाई, उसके बहुत सारे रीजन थे, लेकिन सरकार का यही बेसिक था कि अगर अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, फिर से तुरंत से अपने देश के इकोनॉमी, मतलब कि एक तरीके से उसे खोल देंगे हम लोग अपने एरिया को,
तो क्या होगा कि फिर से बाहरी कंपनियां आ जाएंगी और वो मैनिपुलेट करने लगेगी और डोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे उद्योग धंधे नहीं, तो वो एक पॉजिटिव सोच के साथ था, उसमें गलत नहीं था। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ बदलना चाहिए। समय के साथ साथ अगर हम वैश्विक तौर पे नहीं चल पाएंगे, दूसरे देशों के साथ नहीं दौड़ पाएंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो उसी वजह से 91 के पहले हम बहुत पीछे रह गए थे, और इसी की वजह से क्या हुआ, हमें फिनेंशियल क्राइसिस भी झेलना पड़ा। एक समय ऐसा आ गया था कि 7 दिन की ही हमारे पास करेंसी बची थी जिसमें हम बाहरी व्यापार कर सकें, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। तो उसके बाद फिर हम गए वर्ल्ड बैंक, और ये सारी चीज़ें हम अपने क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 91 के बाद ऐसी सिचुएशन बन गई कि हमें इकोनॉमी को खोलना पड़ा, जो कि बहुत अच्छा हुआ एक तरीके से देखा जाए। आज हम जिस अवस्था में है, भारत की इकोनॉमी जिस अवस्था में है, अभी हम वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में है जीडीपी के टर्म्स में, तो जीडीपी ग्रोथ रेट के टर्म्स में। तो ये पॉसिबल हुआ 1991 की वजह से। ठीक है, हमने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला, बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई जिसे हम लोग आज देख भी रहे हैं, एफडीआई आई। ठीक है, तो हमारी कंपनियां, उसी के बाद हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर में बूम आया। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 91 के बाद ही हो पाया, जब हमने एक तरीके से कह ले कि पहले बंद इकोनॉमी की तरह थे, जो कि मैंने अभी समझाया कैसे बंद थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ओपन हो गए। ठीक है, हमने पूरे विश्व को आमंत्रण दिया। देखिए 1991 में एलपीजी आया, जिसको हम एक तरह से कहते हैं पूरा विश्व को एक गांव के रूप में लिया गया और कहा गया कि हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं, आप आइए और हमसे भी व्यापार करिए, हमारे प्रोडक्ट आपके पास जाएंगे, आपके प्रोडक्ट हमारे पास लेके आइए। इस तरह से एक दूसरे के बाजार में एंट्री मिली। तो इस तरह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें भारत में आई तो इसमें लोगों के पास रोज़गार आया। रोज़गार आने से क्या हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ा, इससे क्या होगा, जीडीपी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा। देखिए सर ने बहुत अच्छा बताया, एक टर्म्स का जिक्र किया एलपीजी। ठीक है, तो 91 के बाद क्या हुआ कि एलपीजी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन कहने का मतलब है कि हम धीरे धीरे अपने जो नॉर्म्स हैं, जो कानून हैं, जो मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे कानून से लेकर के बड़े कानून तक थे, उसमें हम लिबरल हुए। ठीक है, कहने का मतलब हम उदार हुए, उदारीकरण बोलते हैं हिंदी में से। तो हम उदार हुए, तो उदार होने की वजह से नॉर्म्स ईजी हुए, तो कंपनियां आने लगे। टैक्स बहुत ज़्यादा थे, तो टैक्स को कम किया गया इसी संदर्भ में, तो लिबरल हुए। उसके बाद होता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन कहने का मतलब है कि हमारे पास, मतलब इंडिया में पहले सरकार क्या करती थी, सुई से लेके एरोप्लेन तक भी सरकार ही बनाती थी। इनफैक्ट एक समय था जब ब्रेड भी सरकार बनाती थी। ठीक है, तो सारे काम सरकार कर रहे हैं, प्राइवेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता था। बहुत सारे उद्योग घराने थे, जैसे टाटा जैसे, गोदरेज जैसा, ठीक है, बजाज जैसा, तो वो लोग चाहते थे कि हाँ हम इस फील्ड में एंटर कर पाएँ, लेकिन इतना ज़्यादा ये था सरकार की तरफ से, और सरकारी सारी कुछ बना लेती थी, तो उससे सस्ता शायद वो बना नहीं पाते थे। तो इसमें क्या किया गया कि प्राइवेटाइजेशन किया गया, कि सरकार का काम है सरकार चलाना, गवर्नेंस अच्छी तरीके से देना, लोगों को अच्छे तरीके से अच्छा मुहैया कराना, और डिफेंस को देखना, जो कि हमारे मतलब कि जो भारत का है, ठीक है, उस भारत का बाउंड्री अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे। तो डिफेंस को देखना, तो सरकार धीरे धीरे अपने आप को प्राइवेट करने लगी, मतलब कि जो सरकारी कंपनियां थे उसको प्राइवेट करने लगी। ठीक है, तो इसे ही प्राइवेटाइजेशन बोला गया। दूसरे टर्म में प्राइवेट ये होने लगा कि प्राइवेट उद्योग धंधे को निमंत्रण दिया गया कानून उदारीकरण के द्वारा। ठीक है, तीसरा टर्म है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि धीरे धीरे हमने विदेशियों के लिए, बाहर के देशों के लिए अपने दरवाजे खोले, हमने भी एक मतलब कि एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और इंपोर्ट भी होने लगा बाहर से। तो इसे क्या बोलते हैं कि वैश्वीकरण, हम ग्लोबल हो गए। सर अब तो हमने समझ लिया 1991 के बाद किस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन एक बार आप जब देखेंगे कि हम एक पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान बोलते हैं, वो अक्सर हमें देखने को मिला कि योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना, इस तरह की चीज़ें आती थी। तो ये पंचवर्षीय योजना का और बजट का संबंध है क्या कुछ? बिल्कुल है, संबंध है। देखिए अभी चूंकि पहले जो है 2015 से पहले क्या होता था कि एक पंचवर्षीय 5th ईयर प्लानिंग कमीशन होता था। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया गया, जैसा कि आपको पता होगा। तो प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि एक 5 साल का, ये एक समाजवादी मॉडल है।
अभी हम लोग जब क्लास में जिक्र करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जी। तो उसमें समाजवादी मॉडल पे जब हम लोग आएंगे तो उसमें देखेंगे कि ये एक समाजवादी मॉडल में होता ये है कि एक योजना बनाई जाती है, ठीक है, और वो बेसिकली योजना 5 साल की होती है। तो 5 साल का एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चला जाता है कि पॉवर्टी रिड्यूस करना है तो 5 साल में करेंगे, ठीक है। लिटरेसी रेट अभी इतनी है तो 5 साल में इतने बढ़ा के करना है, ठीक है। तो उसके बाद नए नए सरकार की तरफ से उद्योग धंधे चलाने हैं, ठीक है, तो वो इतना करेंगे। मतलब पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय इतनी है तो उसे 5 साल में हम इतने का टारगेट रखते हैं, ठीक है। 5 साल में हम इतने एम्स बनाएंगे, इतने IIT बनाएंगे, ठीक है, इतने लोगों को स्किल्ड करेंगे। तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की योजनाएं 5 साल के लिए बनाई जाती थी। अब चूंकि प्लानिंग कमीशन ने 5 साल के लिए योजना बना दिया, तो बजट बनाते समय भी सरकार इस बात का ध्यान रखती थी कि वो 5 साल वाला इस तरीके की बजट हम बनाएं कि जो वो 5 साल वाला लॉन्ग कार्यक्रम है, जो प्लानिंग है, ठीक है, वो भी हमारा फुलफिल हो और अच्छी तरीके से फुलफिल हो। इसीलिए आप देखे होंगे जब आप इकोनॉमी में 5th ईयर प्लान्स पढ़ते हैं तो हर 5th ईयर प्लान्स में होता है कि हमने कितने टारगेट रखा था और हमने कितना अचीव किया, ठीक है। तो वो अचीवमेंट बजट के थ्रू होती थी, ठीक है। वो तो सिर्फ प्लानिंग में हमने 5 साल का, आने वाले 5 साल का प्लान बना दिया, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, तो बजट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हाँ, तो इस तरह से सर का कहना है कि पंचवर्षीय योजनाओं में क्या होता था कि हर 5 साल के लिए एक खाका तैयार होता था कि देश को किस ओर ले जाना है, और उसको सहयोग करने के लिए क्या आता था, बजट। बजट उस लक्ष्य को पाने में सहयोग करता था, जिसके लिए एक टारगेट भी सेट होता था। जैसा कि 5th ईयर प्लान में जाएंगे तो हमने एग्रीकल्चर को फोकस किया था, जब 2nd में जाएंगे तो हम इंडस्ट्री को फोकस किए, 3rd में जाते हैं तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को हम आगे बढ़ाते चलते हैं। तो ये एक प्लानिंग था, प्लानिंग कमीशन का, और जिसको पूरा करने में बजट सहयोग करता था। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी बजट से रिलेटेड, और जो कुछ भी ये शब्द होते हैं ये हम लोगों ने चर्चा किया है सर के साथ। हमें उम्मीद है कि ये जो बजट से रिलेटेड जो शब्दावलियाँ हैं आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ इस बजट में नया शब्द आता है तो हम बजट की जब चर्चा करेंगे तो उसको उस समय सॉल्व किया जाएगा। सर, आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।